हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हमारे पार्ट थ्री की। पार्ट थ्री में जो क्वेश्चंस हमारे आज आने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो मैं कहता हूं कि आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो फोक्स सभी को अपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से माइंड में फिट करना है। अगर आपने माइंड में फिट कर लिया ना, मैं कहता हूं एक एक चीज आपको आ गई। तो वहां पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो उस प्रॉब्लम को यही क्रिएट करके खत्म करते हैं। प्रॉब्लम सबसे पहली क्या आने वाली है जरा देखते हैं। पहली प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है ये सबकी। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्यों कह रहा हूं मैं सबको, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन बड़ा इजी है, बट द थिंग इज दैट बच्चे इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कि उनको इस क्वेश्चन को डील करने में प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों किस वजह से ये दिक्कतें आ रही है, वो सारी की सारी हम बात करने वाले। देखिए नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आइडेंटिफाई करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम क्या है, ऑक्सीडेंट। बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज उसको ये पता है ऑक्सीडेशन क्या होती है, उसको ये भी पता है रिडक्शन क्या होती है। मैं कहता हूं ए टू जेड बच्चों को पता है, 100% बच्चों को। फिर भी बिगर मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढने बैठ जाते हैं और उनको ये नहीं पता कि जिस पे रिडक्शन होती है वो किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बस इतनी सी बात वो बच्चा समझ ही नहीं पाता। और ऑक्सीडेशन जिस पे होती है वो किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो नॉर्मल सी बात है कि हमें ये पता है कि ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, उसके बाद आपका काम बड़ा इजी हो जाता है। वी नो दैट ऑक्सीडेशन होती क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने यहां तो अभी बात नहीं की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगी, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो रिडक्शन हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। तो सिंपल से फंडे में जरा चलते हैं, यहां पे हो क्या रहा है। पहली वाली इक्वेशन में हम देख रहे हैं यहां से यहां तक अगर हम देखें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव। और यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देख रहे हो, तो यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी प्रोडक्ट साइड आपका आंसर नहीं है, हमेशा रिएक्टेंट साइड आपका आंसर रहेगा। हमेशा हमेशा आपका कहां आंसर रहेगा, आपका रिएक्टेंट साइड रहेगा। प्रोडक्ट साइड कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। बच्चे इसको आंसर दे आते हैं पर ये आंसर नहीं है आपका, हमेशा आंसर इन दोनों में से एक है। अभी बात हुई है अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। और हमसे पूछ क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा यहां पे क्या बन गया, आंसर क्या आ गया पहले का, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हमारे सामने है क्योंकि यहाँ पे एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर हम चले अब जरा सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन की जरा बात करें, इसको हम रिमूव कर देते हैं। आई होप क्लियर है। जहां पे ऑक्सीडेशन है वहां पे क्या काम होगा, वहां पे बात होगी सिर्फ और सिर्फ हमारी रिड्यूसिंग एजेंट की। और अगर जहां पे रिडक्शन हो रही है वहां पे बात होगी हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब जरा बात करते हैं अगली इक्वेशन में। यहां पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, वेरी गुड। और यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहां से कट गया, यहां पे ऐड क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहां पे अगर हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन कहने का मतलब रिडक्शन किस पे हो रही है, H2O पे। क्या H2 का आंसर आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्ट साइड को हमने आंसर लेना ही नहीं है, प्रोडक्ट साइड का आपने आंसर पिक करना ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने सिर्फ और सिर्फ किसको पिक करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ किसको पिक करना है, ओनली रिएक्टेंट साइड को पिक करना है। अगर आपने रिएक्टेंट साइड को पिक किया है तो सिर्फ वही आपका आंसर बनेगा और कोई आंसर नहीं बनेगा। यहां से आपका आंसर आने वाला है, आंसर आपका यहां से बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बात याद रखना। ये बिल्कुल भी आपने पिक नहीं करना, यहां से पिक करना है। गलती करनी है कम से कम 50-50% चांस तो लो। यहां पे 100% चांसेस क्यों गवा रहे हो आप, बिल्कुल 100% चांसेस गवा रहे हो क्योंकि प्रोडक्ट साइड को पिक कर रहे हो भाई आप। मैंने बार बार आपको बोला सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड आपका आंसर रहेगा इस केस के अंदर।
जहां पे रेडॉक्स के बारे में बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपने रिएक्टेंट साइड के आंसर को पिक करना है, आपने प्रोडक्ट साइड का आंसर को बिल्कुल भी पिक नहीं करना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमारा क्या हो रहा है, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो आंसर हमारा क्या बन गया, H2O किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस पे रिडक्शन हो रही है, जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सीधी सी बात है। वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो फटाफट अब मेरे लिए आप सभी ने ये जो एग्जांपल बच गए प्रैक्टिस करने हैं, आई गिव यू जस्ट 1 मिनट टू डू ऑल द आंसर्स। और फटाफट मैं चाहूंगा कि आप सभी मुझे कमेंट करें कि क्या आंसर आपका आया। तो फटाफट मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं, थर्ड का क्या आंसर आएगा, फटाफट बताएं थर्ड का क्या आंसर आएगा। इन दोनों में से यहां से तो आंसर आने वाला नहीं है, सीधी सी बात, ना यहां से आंसर आएगा, ना ये आंसर आएगा, ना यहां से आंसर आएगा। आएगा तो यहीं से आंसर, पर ये आंसर हमारे पिकअप नहीं करने, हमने इन ऑप्शंस को पिक नहीं करना, हमने यहां से आंसर देना है। अब इनमें से कौन सा आंसर आपका बनता है, देखिए 50-50% चांस तो मैंने क्रिएट कर दिया आपके लिए। 50-50% चांस का क्रिएट करने का मतलब हो गया कि आप सभी को यहां से सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से एक आंसर पिक करना है। अब अगर आप देखो पहले थर्ड वाले केस में, थर्ड वाले केस में कईयों ने आंसर कर दिया, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आंसर क्या आ गया, V2O5। अगले का CuSO4 प्लस Zn, यहां भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, सीधी सी बात है CuSO4, हमने सिर्फ इतना देखना है किस पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हम ढूंढ रहे हैं सिर्फ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। रिमूवल ऑक्सीजन जहां भी हो रहा है हमारा आंसर वही बनता जाएगा। Mg+O2, अब यहां पे तो Mg+O2, अब ये कैसे करें, यहां फंस गए हम। अब यहां फंस गए तो इसको करने के दो तरीके, दो तरीके क्या है, देखिए ऑक्सीजन एक तो ऐड हो रहा है, बिल्कुल है जी, ऑक्सीजन एक ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ क्या देखें ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है, पर ऑक्सीजन तो अपने आप में रिमूव हो रहा है ना। या तो ये कंसेप्ट पे चल लो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे चल लो। इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितना है, 0, इंडिपेंडेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का भी कितना 0, यहां पे +2 और ये कितना -2, ये 0 से -2 हो गया, और ये 0 से क्या हो गया, +2 हो गया। या तो ये मेथड लेके चलो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा उस पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा माय डियर, जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और हम रिडक्शन ही ढूंढ रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा बाय टेकिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की उससे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तो बड़ा इजी है, तो ये सेम उसी कंसेप्ट पे चलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आए, यू कैन डिस्कस विद मी, आप मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट फटाफट आपने करना है, जो भी आपका आंसर आए उसी को आपने बताना है कि ये आंसर में मुझे डाउट आ रही है, क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रही है, तो फटाफट मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे बात कर रहे हैं Pb3O4 + 8HCl, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहां से हट रहा है, ऑक्सीजन अगर यहां से हट रहा है तो आंसर सीधा सीधा हमारा क्या आ रहा है, Pb3O4 आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, रिडक्शन क्या है, जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन चलेगा, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन चलेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल से क्वेश्चन की, तो सिंपल से क्वेश्चन में हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वो बात है कि यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी लग सकता है, वो भी आपको आना चाहिए। कि आप अगर एक रूल्स की बात कर रहे हो मेरे से कि सर रूल बताइए, कि रूल क्या है। देखिए इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो भी हैं, आपके इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो होंगे, इंडिपेंडेंट एलिमेंट का मतलब जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं, जैसे O2, N2, Mg, Ca, कोई भी ऐसे एलिमेंट लिखा एटसेट्रा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, 0। ग्रुप वन कौन आ गया, हेलिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कारवोस, ग्रुप 2 आ जाएगा। हेलिना की रफ से फरियाद, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हैं इनका -1 होता है। तो इस बेस पे हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके ये देख सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है 0 से +1 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर वो 0 से माइनस की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन होगी, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो वहां
वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपने इन बातों का ध्यान रख लिया, मैं आपको श्योरिटी देता हूं इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 100% आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ओके करके चले जाओ। अगर सीबीएसई का इस बार पूरा फोकस है कि रेडॉक्स रिएक्शन पे आपको क्वेश्चन आने वाला है, रेडॉक्स की एप्लीकेशन आ जाए या रेडॉक्स को आइडेंटिफाई करना आ जाए, तो ये क्वेश्चन आपका मेरे अकॉर्डिंग 100% या 200% आपके पेपर में आएगा। तो फोक्स आप सभी को इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि ये माइंड में बिठा लेना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो क्या रही है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि सर ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2025 में 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर आ गए, पर अब की बार 26 में भी आपको एक क्वेश्चन तो आपको इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, श्योरली है। 1 मार्क्स का आ जाए तो बढ़िया जी, एक नंबर भी क्यों गुआए। जो बच्चा 80 आउट ऑफ 80 के लिए सोच रहा है वो एक नंबर भी क्यों गुआएगा अपना, एक नंबर को भी उसने अपने उस पर ध्यान देना है। तो क्या है, बैलेंस दी फॉलोइंग, बैलेंसिंग करनी है जी। अगर बैलेंसिंग करनी है तो मेरा तो सिंपल एक रूल है, वो रूल आप सभी ने फॉलो करना है। रूल क्या कहता है, देखिए दो चीज है बैलेंसिंग के अंदर, एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है जी। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं ये सारी चीजें क्यों समझा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी प्रकार का आ सकता है, तो आपको बेसिकली ये सारी बातें पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि बैलेंस करें, पर इसी हिट एंड ट्रायल मेथड को मैं उठा लेता हूं, एक ट्रिक आपके लिए बना देता हूं, MNOH। ये आपने अगर फॉलो कर ली, मैं कहता हूं आपका लगभग काम डन हो गया, ठीक है। इसमें करना क्या है जरा ध्यान देना। एम का मतलब क्या है, मेटल को बैलेंस करना। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, आलू जरा, तो ये सब क्या है, मेटल्स है। नॉन मेटल फिर किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल में कौन आ गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके नॉन मेटल में आ गई। उसके बाद आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना माय डियर। ऑक्सीजन के बाद आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये रूल फॉलो कर लो, मैं कहता हूं सारी बैलेंसिंग डन है। अब जरा जैसे पहले, अगर हम पहले को पिक करते HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, अब यहां पे मेटल कौन है, मेटल है कैल्शियम, मेटल कौन है, कैल्शियम है। और उसके बाद यहां पे OH ट्वाइस इसके साथ दे रखा, पर हमने सिर्फ और सिर्फ मेटल को देखना है। मेटल यहां पे एक है, इधर भी मेटल कितनी है, एक है, तो बैलेंस है ये, तो छोड़ दिया जी, मेटल डन, बैलेंस हो गई। फिर उठानी है हमने नॉन मेटल। नॉन मेटल में अगर देखो नाइट्रोजन दिया हुआ जी, नाइट्रोजन जो है मेरे पास, ये जो नाइट्रोजन है इसको बैलेंस करना है जी। नाइट्रोजन कितने यहाँ पे, दो हैं। अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। तो नाइट्रोजन दो है, तो मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। तो लो जी, मेरे पास नॉन मेटल भी क्या होगी, बैलेंस होगी, काट दिया। उसके बाद मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन कितनी होगी, 6, 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए, 6, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो 6 और 2 8। तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो 6, और यहाँ पे कितनी है, सिर्फ एक है, 7। तो मैं जो इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 मेरी ऑक्सीजन हो गई। ये भी डन हो गया। अब नाउ 8 ऑक्सीजन के बाद मुझे लास्ट जो रहेगा, मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2, और यहाँ पे कितने, 2 4, और यहाँ पे कितने ऑलरेडी बैलेंस हो गए हैं, 4। तो ये मेरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। बड़ा ही सिंपल फंडा हमने यूज किया, MNOH। MNOH आप यूज कर लीजिए, मैं कहता हूं आपको कोई दिक्कत यहां आने वाली नहीं है। तो मैंने इसको बड़े इजीली बैलेंस किया। अब जरा दूसरा आप ट्राई करके देखो कि दूसरा एग्जांपल क्या आपका MNOH से बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा ट्राई करके देखो। तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, NaOH प्लस H2SO4 कन्वर्टेड इनटू Na2SO4 प्लस H2O। अब जरा सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, मेटल। तो मेटल कौन है, सोडियम, यहां कितने हैं, 2, लो जी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है, सल्फर।
सल्फर का कितने, एक, यहां भी कितना है, एक, बैलेंस हो गया जी। उसके बाद ऑक्सीजन, एक, दो ऑक्सीजन ये रहे, चार ये रहे, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। 6 ऑक्सीजन है, चार और यहाँ पे एक, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, सॉरी ऑक्सीजन मैंने गलत कर दिया ना, 4 और एक 5 है ना, और यहाँ पे कितने, 2 और 4 6, नहीं ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन को किया 2 और 4 6, और यहाँ पे 2 और 4 6। अब हमारा यहाँ पे Na2 है, तो यहाँ पे अगर हम Na2 देखें तो इसको बैलेंस करना है हमने, तो सॉरी Na2 तो हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करना लास्ट। हाइड्रोजन कितने, 1 और 3, और यहाँ पे कितने हो गए, 4। अब हाइड्रोजन नहीं, 2 है भाई, एक कहां से हो गया, 2 और 2 4, और 2 2 4, बिल्कुल बैलेंस। लो जी, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया MnOH मेथड से। अगर आप इसको यूज करते हो मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो आप इनको इजिली बैलेंस कर सकते हो। अब अगली रिएक्शन को देखें, इधर एक Na, इधर एक Na, इधर Ag, इधर Ag, इधर एक Cl, इधर एक Cl, इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन, इधर 3 ऑक्सीजन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्टली आपको बैलेंस ही मिलती है, तो यहां पे बैलेंसिंग की नीड भी है, ऑलरेडी बैलेंस है। सेम BaCl2H2SO4 को देख के सेम बैलेंस है जी, ऑलरेडी बैलेंस है दोनों की दो। तो हमारी ये दोनों रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिख के इनके आगे क्या लिख देंगे, ऑलरेडी बैलेंस लिख देंगे। तो इस प्रकार आपने बैलेंसिंग का क्वेश्चन करना है। कोई भी दिक्कत आनी है बैलेंसिंग के अंदर आप डिस्कस कर सकते हो, पर ये ट्रिक भूलनी नहीं है, क्योंकि वीडियो का स्टार्टिंग मैंने आपको एक ही कह रखा है, हम यहाँ पे 100 ट्रिक सीखेंगे, मेथड सीखेंगे, हाउ वी कैन डू अ वेल क्वेश्चन, और 100% एक्यूरेट क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मेरा बेसिकली सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, इन मेथड्स को यूज में लाएं और प्रैक्टिस करें, और आपको यही मिलेगा कि आप 100% आंसर्स बिल्कुल ओके कर रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करनी है, ट्रिक जरूर लेनी है, इस ट्रिक को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं है। MnOH फिर बता देता हूं, M का मतलब मेटल, N का मतलब नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आपका 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये, और 5 मिनट में आप 100% इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेटली बैलेंसिंग कर जाओगे। तो आपकी जो बैलेंसिंग है वो 100% बिल्कुल ओके चली जाएगी, आपका आधा नंबर 1 नंबर भी करने के चांस ही नहीं है। तो चलिए हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, जरा उस पे चलते हैं। ओह माय गॉड, बायो, बायो आ गई। अब जरा केमिस्ट्री के बाद हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है मेरे लिए तो, बट आपके लिए भी इसको इजी बना देंगे। समझना है, अच्छे से ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। राइट द अदर नेम गिवन टू लिव, स्टेट इट्स टू फंक्शंस। तो लिव का दूसरा नाम क्या होता है, सबसे पहले तो लिव को समझते हैं। लिव है क्या एक्चुअली, अगर हम लिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लिव है क्या एक्चुअली, तो लिव हमारा अगर हम देखें, ये कैपिलरीज में जब हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ बहता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब कुछ बह रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जब बहता है तो यहाँ से कुछ लीकेज होती रहती है, हर जगह से कुछ लीकेज चलती रहती है। जैसे आपके कोई पाइप है, पाइप में से हल्का हल्का पानी यहाँ से लीकेज होता रहता है। जो लीकेज होता है तो ये कलरलेस फ्लूइड या येलो कलर का एक फ्लूइड यहाँ पे, पेल येलो कलर का फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिव कहते हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम को बिल्डअप करता है। तो ये लिव यहाँ पे चलता है, तो लिव को दूसरा नाम क्या है, लिम्फेटिक फ्लूइड, और इसको क्या कह सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड, और क्या कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी गैप में जो आ जाता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो इसके कोई भी नाम आप इन तीनों में से लिख सकते हो। तो लिव का दूसरा नाम क्या है, लिम्फेटिक फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो आप कहना चाहो वो आप इसको कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या है, इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करता है, कैरी लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी कैरी करता है टू फाइट पैथोजन लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि लिम्फेटिक का सबसे पहला फंक्शन क्या है, इम्यून डिफेंस। तो हमारी बॉडी को इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करता है। फ्लूइड एंड वेस्ट रेगुलेशन, ड्रेन एक्सेस ऑफ फ्लूइड, प्रोटीन, फैट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए किसी को नहीं पता, जब आप जिम जाते हो या कोई डाइटिशियन से कोर्स लेते हो तो वो बताता है कि आपने अपने फूड में इतना इतना कुछ खाना है, पर बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही बात हो रही है कि हमारी बॉडी में हम डेली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं।
कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है आप सबको, वो प्रॉब्लम आती है कि मैंने एक्सेस ऑफ प्रोटीन खा लिया, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लिया, एक्सेस ऑफ फैट कंज्यूम कर लिया, पर हमारी बॉडी ऑलरेडी भगवान ने इस प्रकार का सिस्टम बना रखा है हमारी बॉडी का कि कोई भी चीज हमारी बॉडी में जब एक्सेस जाती है वो सारी की सारी ड्रेन आउट हो जाती है। हमारी बॉडी इस प्रकार का सिस्टम बना लेती है, अगर हम डेली रूटीन एक्सरसाइज या कुछ भी कर रहे हैं, वो डेली रूटीन एक्सरसाइज में हमारा लीकेज के पार्ट में निकल जाता है बाहर। तो हमारी बॉडी का फ्लूइड वेस्ट रेगुलेशन सारा का सारा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है, लिम्फेटिक फ्लूइड करता है। तो जितने भी टिश्यू है रिटर्निंग देम टू द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रिवेंटिंग स्वेलिंग। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी पार्ट में मिस प्रॉब्लम क्रिएट होने देता ही नहीं है ये। तो हमारी बॉडी को क्या करता है, मैनेज करता है। तो इसको अच्छे से आप सभी ने नोट कर लेना है, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, तो ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फटाफट सभी बच्चों ने इसका क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो जी, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, गुड। अब जरा बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, केमिस्ट्री अगेन। तो जो भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आ रहे हैं, इन क्वेश्चन को समझना है, डिस्कस करना है। कोई भी दिक्कत आती है आपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। आपके लिए ये चैनल बनाया गया है मास्टर जी क्लासेस, भूलना नहीं है। और अच्छे से इसको देखना है, वॉच करना है। जितनी बार आप वॉच करोगे उतना ही सीखोगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। बिकॉज अगर आप कुछ भी वॉच नहीं कर रहे, फिर भी आप देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, वॉच नहीं कर रहे, सुन भी रहे हो, तब भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपके पेपर में मिस्टेक होने के चांसेस नहीं। मैं अगेन अपनी लाइन को वही रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यस दैट्स ट्रू, बट ये भी बात याद रखना, जितनी गलतियों को कम करोगे उतने ज्यादा नंबरों के पास पहुंचोगे। मार्क्स सभी ले लेते हैं, प्रैक्टिस सब कर लेते हैं, पर एक चीज के ऊपर आज का जो टाइम कहता है, अपनी गलतियों को सुधारना। जितना ज्यादा आप अपनी मिस्टेक्स को कम करता जाओगे और उस मिस्टेक की जो प्रॉब्लम आ रही है उस मिस्टेक के ऊपर प्रैक्टिस कर दोगे, मैं कहता हूं 100% आपका स्कोर आपके पास आ जाएगा। 80 नंबर लेना मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ उस बच्चे के लिए जो प्रयास नहीं करता, कोशिश नहीं करता। जिसने कोशिश की है वो 100% मार्क्स लेके गया है और बड़े इजीली आ जाते हैं। और बाद में उससे पूछा जाता है, बेटा आपके 80 मार्क्स क्यों आए, कैसे आ गए? तो कहता मैं तो पढ़ा था, बस नॉर्मल सी प्रैक्टिस की थी, एक दो बार मैंने रीड किया, एक दो बार मैंने लिख के देखा और मैंने प्रैक्टिस की थी और हो गया। पर उसने एक काम बड़ा अच्छा किया कि उसने अपनी मिस्टेक्स को सुधारा है और मिस्टेक्स के ऊपर काम कर लिया। तो मिस्टेक के ऊपर काम करने से क्या हो जाता है, बड़ा अच्छी दिक्कतें खत्म हो जाती है। अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन हमें सिंपल सी एक बात कह रहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है पर इजी है। अ सब्सटेंस एक्स, बच्चे कहते हैं सर जी इन क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं है। एक सब्सटेंस एक्स है विच इज एन ऑक्साइड ऑफ अ ग्रुप 2। अब ये जरा ग्रुप 2 की बात करते हैं। मैं अपने सभी बच्चों को एक काम जरूर सिखाता हूं कि आप पीरियोडिक टेबल जरूर याद करिए। हे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर पर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सिया जी सुनो प्रभु, निखिल पास सब बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना और करीना की जीरोक्स कॉपी रीना। ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। इसमें ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 13 है, 14 है, 15, 16, 17 और 18। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब याद करवाया हुआ है आपको। अब वो हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, ये पर्ची जाते ही बना लेनी है जी, ये पर्ची आप जाते ही बना लो, पेपर के अंदर लिख लेनी है। ये आपको बहुत कुछ दिलवा देगी। आपके 2 से 3 चैप्टर आपके डन है इसमें। तो 2 से 3 चैप्टर कहने का मतलब आपके 5 से 7 नंबर पक्के कर दिए। अब जरा ये क्या कहता है, इज यूज इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही यूज होता है, वो है कैल्शियम।
क्या है? कैल्शियम, जिसका सिंबल है Ca, दिस वन। तो ये क्या बना रहा है? ऑक्साइड बना रहा है। अब ऑक्साइड बना रहा है सर जी, कैसे? ये जरा, अब जरा इसकी वैलेंसी देखो, 2 है, उसकी भी वैलेंसी कितनी? 2 है, दोनों क्रिस क्रॉस हुए तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं, चूना। द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स आल्सो। लो जी, एक हिंट दे दिया, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? सीबीएसई आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, और सीबीएसई अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है तो नॉर्मल सी बातें पूछेगा, और ये क्वेश्चन के 100% चांसेस बन जाते हैं जो सीबीएसई आपको कह रहा है कि बेटा मैं तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। और अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दूंगा तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करिए, और वो क्वेश्चन जरूर करिए जो एप्लीकेशन बेस्ड है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब माय डियर, ये तो क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो तभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो इक्वेशन आती है CaOH ट्वाइस बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट रिलीज करेगा। और ये कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक इन नेचर है। और बेसिक क्या कह रहा है? रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में। तो बेसिक इन नेचर है, दैट्स व्हाई इट टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एक्स, कर दिया जी। एक्स कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इक्वेशन लिख दीजिए, ये रही। बैलेंस जरूर करनी है, बिना बैलेंसिंग के कुछ भी नहीं छोड़ के आना, बैलेंसिंग मस्ट है जी। बैलेंसिंग के बिना कुछ भी नहीं है। वही ट्रिक अपनाएंगे MnOH। क्या अपनाएंगे? MnOH। एम मेटल बैलेंस है, कोई है नहीं नॉन मेटल। ऑक्सीजन एक है, उधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं नहीं, इधर भी एक है, सॉरी, इधर भी एक है, मैंने एक ही देखा इधर से। जरा मैं दोबारा लिख देता हूं। तो यहां पे कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, ये रहा एक ऑक्सीजन, 2 वहां पे, 2 वहां पे, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। बैलेंस है जी, दोनों ऑलरेडी बैलेंस है, तो बैलेंस हो गई जी। ये तो MnOH से हमने बैलेंस कर ली, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर। तो आप एक चीज देखें, मैं आपके सामने एक एक स्टेटमेंट को समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं। तो इस चीज से आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप अगर मेहनत करोगे इसी प्रकार आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर जाओगे। पर बेसिक्स आपको आनी चाहिए, बेसिक ये है, और बेसिक सॉल्यूशन है, और बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। जरा फटाफट मैं इसका आंसर दोबारा फिर से लिखता हूं ताकि प्रॉपर आंसर आपको आ जाना चाहिए। नोट कर लेना इसको आंसर को। एक्स कौन हो गया? एक्स कौन है? एक्स है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी। उसकी केमिकल इक्वेशन लिखने को कह रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O टर्न्स इनटू CaOH ट्वाइस, प्लस क्या रिलीज करेगा? हीट करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये कैसा है नेचर में? इट इज बेसिक इन नेचर। कैसा है? बेसिक इन नेचर है। तो इट टर्न क्या करेगा? टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आंसर है जी। फटाफट नोट करें जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट नोट करें। तो चलिए अब जरा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कॉमन प्रैक्टिस सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय द यूज ऑफ कॉपर मेटल। तो अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, बट थोड़ा सा मुश्किल आपको क्या आएगा स्टेटमेंट पढ़ने में। पर इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर और आपका थर्ड चैप्टर, यानी मेटल एंड नॉन मेटल एंड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दोनों चैप्टर को कवर करता है जी। तो फटाफट इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है जरा उस पर बात करते हैं हम। जरा पिछले क्वेश्चन पे आ गए हम जरा। ओके, तो बात करते हैं, अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट होता क्या है? AgNO3, ठीक है जी। बाय द यूज ऑफ कॉपर मेटल, किसका यूज किया? कॉपर मेटल का यूज किया जी। ओके जी। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस एंड गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इनवॉल्व। बड़ा इजी सा आ गया। कॉपर प्लस AgNO3 की रिएक्शन लिख के दिखानी है। अब जरा वापिस आ जाते हैं, लिखते हैं, जरा यहीं पे ट्रिक बना देते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। अब अगर हम देखें, कॉपर मोर रिएक्टिव है, सिल्वर लिस्ट रिएक्टिव है। कॉपर क्या है? मोर रिएक्टिव, और सिल्वर क्या है? लिस्ट रिएक्टिव।
तो कॉपर अगर मोर रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या रिलीज करेगा, एजी, सिल्वर। अब कॉपर नाइट्रेट बना दिया, बैलेंस करनी है तो इसको 2 से यहां पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये हमारी बैलेंस होगी क्वेश्चन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट में हो क्या रहा है यहां पे, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट में हो क्या रहा है यहां पे, कॉपर विच इज मोर रिएक्टिव displaces less reactive Ag from AgNO3 and form copper nitrate and silver is obtained। तो हमें यहां पे क्या मिल गई, सिल्वर। अब नेम द मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग सिल्वर, तो हमसे 1 नंबर तो हमें यहां मिल गया 1 मार्क्स, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आप हमें मेथड बताइए जिससे हम रिफाइन कर सकते हैं, तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आपने 2-3 ये याद रखनी है, कॉपर हो गया, एजी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। हम इन सबको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि यहां से जो हमें सिल्वर मिलेगी वो इम्प्योर मिलेगी। इस इम्प्योर सिल्वर को एज ए कैथोड हम यूज करेंगे, और सॉरी एज ए एनोड यूज करेंगे, और कैथोड एज ए प्योर चीज को यूज करेंगे। तो एनोड टू कैथोड हमारी डिपोजिशन चलेगी, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा हमें प्योर सिल्वर ऑब्टेन करने को मिले। सिर्फ इसने हमें नाम पूछा है, नेम। क्वेश्चन भी देखिए उसने क्या पूछा, सिर्फ नेमिंग करनी है, तो नाम बताना है आपने कि क्या आपने यूज किया वो बताना है, और कुछ भी आपने यहाँ पे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमारा 1 मार्क्स का ये हो गया, 2 नंबर हमारे पॉकेट में आ गए जी, बिल्कुल आ गए, 2 नंबर ये हमारे पॉकेट में। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर के रेट कम ज्यादा हो रहे हैं, सो गोल्ड के रेट कम ज्यादा हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन बेस भी हो जाता है और करंट बेस पे भी आ जाता है। तो क्वेश्चन वही करिए जो आज के सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज को भूलना नहीं है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। केदारनाथ का माली आलू जरा सुंदर फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। इसी के बेस पे आपने सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आंसर्स करने हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए एक्सट्रैक्शन से रिफाइनिंग से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन का और रिफाइनिंग का छोड़ना नहीं है। तो एक अच्छे ट्यूटर की तरह मैं आपको यही गाइड करूंगा कि सारे के सारे जितने क्वेश्चन है आपके रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग, सारे बेसिक से लेके कॉम्प्लिकेटेड जितने भी आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे आपने करने हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिनेबार इज एन ओर ऑफ मेटल एक्स। अब सिनेबार अगर वर्ड देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो सिनेबार से हमें एक चीज ध्यान आ जाती है यहाँ पे। सिनेबार क्या है, सिनेबार आपका HgS होता है। सिनेबार क्या है, HgS, मर्कुरिक सल्फाइड को कहते हैं। किसका ओर है ये, अगर हम बात करें ये ओर किसका है, मर्कुरी मेटल का है, Hg मेटल का है, ठीक है। तो मर्कुरी मेटल का, मर्कुरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और कहाँ यूज होती है, थर्मोमीटर में यूज होती है, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। When the ore is heated in air, it first converted into oxide XO and then reduced to metal X and the further heating. Identify X। सारा आंसर तो दे दिया यार उसने, क्या छोड़ा है उसने, सारे आंसर तो उसके अंदर डाल दिए, एक भी चीज उसने क्वेश्चन में छोड़ी ही नहीं। नकल मारना इजी है अकल से, देखिए सारी नकल दे दी उसने। सिनेबार, जिसको सिनेबार ही नहीं पता वो आंसर कैसे करेगा। अब पढ़ना तो जरूरी है, बड़ा स्पीड से मत चलिए, बड़े स्लो चलिए। आजकल जमाना, ठीक है, रैबिट का या वो टर्टल वाली रेस है ना, वही है, बड़े स्लो चलना है, और स्लो चलेंगे हम जीत जाएंगे, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे हमने बता दिया, सिनेबार को, ये नकल है मेरी, ये पर्ची है मेरी, भी मैंने लिख रखा है, सिनेबार ये होता है, बॉक्साइड ये होता है, ये सारे मैंने जाते ही लिख लिए, सारे के सारे कंपाउंड। तो मेरा काम डन हो गया, इजी सा आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर मेरा अब क्या बनेगा, आंसर बन गया, सीधी सी बात है, एक्स कौन है, और ओ मेटल एक्स को, ये है मरकुरी। एक्स कौन है, मरकुरी है जी, ठीक है।
सिनेबार इज एन ओर ऑफ मेटल एक्स। मेटल एक्स कौन है? ठीक है, व्हेन दिस ओर इज हीटेड इन एयर। अब ये इसका ओर क्या है? मरकुरी का ओर क्या है? ओर क्या है? HgS, मर्कुरस सल्फाइड। ठीक है, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे HgS प्लस O2। ठीक है, तो ये क्या बना दिया इसने? HgO। ये आ गया मेरे पास इसका ऑक्साइड, यानी मेरे पास XO बन के आ गया। ठीक है, प्लस क्या आ गया? SO2। अब फर्दर हीट करना है इसको। फर्दर हीट अगर HgO को करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हीटिंग की मैंने Hg प्लस O2, 2Hg प्लस O2। बैलेंस जरूर करना है, तो ये मेरे पास आ गए। दिस इज द आंसर। बस और कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर। आपने इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना, सारी चीज यहां लिखी पड़ी है। प्रॉब्लम क्या है? जिसको सीने बार नहीं पता, जिसको सीने बार नहीं पता उसको प्रॉब्लम है कि सर मुझे सीने बार नहीं पता। सीने बार क्या होता है ये नहीं पता, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। साफ बात बता दो, अगर सीने बार जिसको पता है कि सर जी HgS होता है, वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा। जस्ट सिंपल सी स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। जिसको स्टेटमेंट पढ़नी आती है, मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि वो इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएगा, वो खुश होके आएगा मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम वही है कि आप कितना इसको डील करते हो, किस प्रकार से इसको डील करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट को कितने अच्छे ढंग से आपने पढ़ा है। अगर स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से पढ़ा है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर जाओगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या लिख लीजिए इसको। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा। एक्सप्लेन हाउ प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट हाइट रेट इन पी प्लांट। देखिए यहां पे दो चीजें आती है, या तो शॉर्ट हाइट आएगा या फिर आएगा टॉल हाइट। दो वर्ड आपको यहां मिलेंगे क्वेश्चन में, मैं साफ बता देता हूं। दो ही क्वेश्चन है ये जो आते हैं पेपर में, और आजकल इन क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है। व्हाई दिस क्वेश्चंस आर डिस्कसिंग? बिकॉज एवरीबॉडी इज सीरियस अबाउट हिज और हर हाइट। अपनी हाइट के बारे में सीरियस है। सर मेरी हाइट बढ़ती नहीं है, मेरी हाइट घट गई है, या मेरी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम शॉर्ट हाइट वालों को आती है। तो इस प्रकार से सीबीएसई इस क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस में भी रखता है, और वैसे भी इस क्वेश्चन को क्यूरियस भी होते हैं बच्चे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो कोई भी पेपर बनाएगा वो इस ऐसे क्वेश्चन जरूर डालेगा जो क्वेश्चन हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं, और उन क्वेश्चन को हम जनरली बड़े बेसिकल वे से लिख सकते हैं, और इनका बेसिक सा आंसर होता है कि क्या आंसर हमारा बनता है। देखिए प्रोटीन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिटरमाइन और कैरेक्टरिस्टिक, हमारे कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के लिए, कि प्रोटीन के बेस है सारा। प्रोटीन में एक बेसिक यूनिट होती है जिसे हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। वो हमारे डीएनए के अंदर सिचुएटेड होते हैं। उन्हीं से हमारा नाइट्रोजन बेसिस से जो कोडिंग बनती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये वर्ड आपने सुने होंगे। इन्हीं की पेयरिंग से हमारे अंदर जो कैरेक्टर आते हैं वो बनते हैं। पर ये भी जानते हैं हमारे अंदर एक वेरिएशन भी आता है। पिछली वीडियोस में आपने क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोगों के साथ मैंने, कि जो वेरिएशन आता है हमारे अंदर वो क्यों आता है? क्योंकि कुछ सडन चेंज जीन्स के अंदर हो जाते हैं, और वो चेंज जो जीन्स के अंदर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन क्यों आता है? क्योंकि कुछ एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो कोड्स बन रहे हैं उनके अंदर एरर पुट कर देते हैं। एरर की वजह से क्या हो जाता है? प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, उससे एक वेरिएशन हमारी बॉडी के अंदर या हमारे कैरेक्टर के अंदर आ जाता है। उसी चीज के बारे में यहां भी बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? प्रोटीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। In the case of the short height trait in pea plant, this trait is controlled by a specific gene that code for protein responsible for growth regulation। तो ये जो short height का करेक्टर है ये एक स्पेसिफिक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिन्हें हम हार्मोन्स भी कहते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और वो हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। और ये जिब्रेलिन कब क्रिएट होता है? ड्यू टू म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या? सडन चेंज इन जीन्स। और वो क्यों हुआ? कुछ एंजाइम एक्टिविटी की वजह से हुआ। व्हेन दिस जीन इज प्रेजेंस इन अ रिसेसिव फॉर्म, जब जिब्रेलिन बड़े ही रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से जो प्लांट की हाइट क्या है वो छोटी रह जाती है। अगर ये डोमिनेंट ट्रेट में आ गया तो प्लांट की हाइट क्या चली जाएगी? लॉन्ग। बस एक वर्ड आपका चेंज हो जाएगा, रिसेसिव की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म आ जाएगा। द प्लांट ग्रो इनफ हाइट leading to a shorter pea plant, thus the protein produced from these genes directly influence the physical characteristic of the pea plant। तो जो प्रोटीन आपका जो प्रोटीन है वो क्या करेगा? वो जिब्रेलिन को रिसेसिव बना देगा। बिकॉज उस म्यूटेशन की वजह से जिब्रेलिन रिसेसिव हो गया है, उसकी वजह से हाइट क्या रह जाएगी? छोटी रह जाएगी। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले और उनका डाटा क्या लिखना। बायोलॉजी में जो मेन बात है वो आपके सारे के सारा डाटा पे डिपेंड करती है। देखिए लेंथी है लिखने में, मैं मानता हूं, बट द थिंग इज दैट अगर आपने सही पिकअप कर लिया, आपने सही पिकअप कर लिया, मैं कहता हूं प्रॉब्लम आपको कहीं भी नहीं आने वाली।
बायोलॉजी का एक एक वर्ड आपको जरूरी है। मैंने उसी प्रकार से आपके लिए डाटा पूरा ऑर्गेनाइज किया है, देखा है, तो वही चीज का आपने स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट इस आंसर को डिस्कस करना है और इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी लाइन आपने छोड़नी नहीं है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर फ्रॉम हिम, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन इजी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी ब्लैक बोर्ड की बात आती है, देखिए मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन होता था जब मैं 10th में था, तो मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन रहता था। हम वर्ड को पकड़ लेते हैं, भी ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है, कि ब्लैक बोर्ड पे जब भी बात है कि बच्चे को ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा एक आंसर आता है। वो आंसर क्या है? मायोपिया। आंसर क्या है? मायोपिया। बस सीधी ब्लैक बोर्ड। देखिए इतना टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल वर्ड दिमाग के अंदर फिट कर देना है। ब्लैक बोर्ड की बात आई है, आंसर मायोपिया है। स्टेट द पॉसिबल कोज ऑफ दिस डिफेक्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट। तो बहुत बार पेपर में आता है जी, बहुत बार पूछा जाता है, तो हमने कोज बताने इस इफेक्ट के और एक्सप्लेन करना है कैसे। मायोपिया एक नियर साइटेडनेस है, वी ऑल नो दैट, इज कोज्ड बाय, ये किसके द्वारा होता है? इट इज कोज्ड बाय, इज अ नियर साइटेड कोज्ड बाय आईबॉल जो है बड़ी हो जाती है, कॉर्निया बीइंग टू कर्व, कॉर्निया क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है, कोजिंग लाइट टू फोकस इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रंट में रेटिना की इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है, रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनती। often stemming from a mix of genetic predisposition and environmental factor like excessive close-up work, screen reading। तो कोई लोग बार बार ज्यादातर अपना टाइम जो है स्क्रीन पे बिता रहे हैं, ज्यादा मोबाइल वॉच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पास होके पढ़ते हैं, ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जेनेटिकल फैक्टर तो है ही है, ठीक है। इनसफिशिएंट टाइम आउटडोर लीडिंग टू ब्लर डिस्टेंस विजन, ज्यादा मतलब एक्टिविटी नहीं करते आजकल। आपको पता है आज के बच्चे क्या है, ज्यादातर स्क्रीन के ऊपर टाइम बिताते हैं, और स्क्रीन के ऊपर टाइम बताने का मतलब मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा बाहर की एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते, गेम्स नहीं खेलते, कोई गेम नहीं है बाहर खेलने के लिए। तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा जाके खेलो, तो कहते किसके साथ खेलो? ऑब्वियस सी बात है, आज का टाइम थोड़ा चेंज है, बट द थिंग इज दैट इसकी वजह से मायोपिया बहुत ज्यादा बच्चों में हो रहा है, नियर साइटेडनेस क्रिएट हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और इसको ठीक करने का एक ही तरीका, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मेन प्रॉब्लम है, यहां से लाइट रे गई, जैसे लाइट रे गई, इमेज कहां बननी चाहिए थी? इमेज बननी चाहिए थी यहाँ पे रेटिना पे, पर इमेज कहां पे आ रही है? आगे की तरफ आ रही है। उसकी वजह से क्या हो रही है? ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ पे ये हो रही है इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। पर इसको ठीक करने का तरीका क्या? कनकेव लेंस। तो बच्चों को आजकल चश्मे लगे हैं, उसमें कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कनकेव लेंस यूज हो रहा है। उसकी वजह से फिर फोकस कहां जाता है? रेटिना पे, इमेज रेटिना के ऊपर बन जाती है। तो बाय यूजिंग कनकेव लेंस, मायोपिया, मायोपिया कनकेव, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स, ये याद रखना जी, सीएक्स, ये आपकी ट्रिक है। एमसीएससीएक्स, एमसीएससीएक्स, यही आपका ट्रिक है, इसको अच्छे से माइंड में बिठा लेना। और आजकल जो क्वेश्चन जो बनने वाला है वो ब्लैक बोर्ड का नहीं बनेगा, स्क्रीन टाइम का क्वेश्चन भी बन सकता है, पास में रीडिंग का क्वेश्चन बन सकता है। ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, आ गया तो अच्छी बात है, बट द थिंग इज दैट आपने ये भी लेके चलना है कि आपके पास क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का है कि स्क्रीन टाइम का, क्योंकि आजकल आपको पता है माँ बाप की एक ही शिकायत है कि हमारा बच्चा फोन सारा दिन देखता है, और सबको लगभग चश्मे चढ़े हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मायोपिया के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब आजकल डिफेक्ट विजन प्रॉब्लम सबको हो रही है, विजन डिफेक्ट सबके अंदर आ रहा है, और वो बच्चों के अंदर मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। 50% लोग इससे सफर कर रहे हैं, मोर देन 50% ही है। तो साफ सी बात है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, और मायोपिया के ऊपर क्वेश्चन या हाइपरमेट्रोपिया पे या प्रेस बायोपिया पे क्वेश्चन जरूर बनता है। मायोपिया को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के जाना, और इसमें याद रखना कनकेव लेंस की लगाने से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इसकी करेक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो ये था आपका आज कुछ क्वेश्चन जो हमने 5-7 क्वेश्चन किए, इनको अच्छे से माय डियर रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिस्कशन करनी है, यू कैन कमेंट मी। तो अभी आपके पार्ट्स चलते रहेंगे, मैं छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूं, पर इनमें एक एक डिटेलिंग आपको दे रहा हूं, तो कोई भी चीज को मिस नहीं करना है, प्रॉपरली वॉच करना है पूरी वीडियो को। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, बट द थिंग इज दैट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आपके कंसेप्ट, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इससे आपके बेसिक क्लियर अगर होंगे तो मैं कहीं ना कहीं छोटा छोटा, देखिए पेपर तो मेरा तो होना नहीं है 10th क्लास का, बट द थिंग इज दैट
मैं कहीं ना कहीं 1% भी अगर आपके पेपर में कंट्रीब्यूट कर पाया, फॉर दिस रीजन मैं आप सबके सामने इसी चैनल पे आ रहा हूं और बता रहा हूं आपको एक एक चीज। तो मैं कहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं पार्ट 4 में और डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जरूर चले जाना, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और अच्छे से रिवाइज करना है।